हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप बहुत अच्छे तरह से होंगे और घर में ही सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा गौरव के पहले अध्याय के भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि इतिहास क्या है और इतिहास की जानकारी क्यों आवश्यक है। तो आगे शेष बचे में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में झारखंड। तो देखिए कि प्रागैतिहासिक काल में ही छोटा नागपुर, जो आज झारखंड कहलाता है, वर्तमान समय में घनघोर जंगलों से घिरा था और अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों और गौड़ शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी भी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घनघोर था और यहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते होंगे या यहाँ के आदिवासियों से बाहरी लोग परिचित नहीं होंगे, तो भय के कारण इस क्षेत्र में नहीं आ पाते थे और इस वजह से ये इलाका अधिकतर शांत ही रहा। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार व उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। पाषाणकालीन यानी वह समय जबकि हथियार पत्थरों से ही बने होते थे, तब किसी धातु का इस्तेमाल नहीं होता था और पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से ही मानव रहते आए हैं। पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो इतिहास की जानकारी रखते हैं। तो हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान में एक समतल शिलाखंड पाया गया है, जिस पर प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। समतल यानी चिकना, बराबर, और शिलाखंड का अर्थ है कि चट्टान या पत्थर का कोई बड़ा टुकड़ा। उस पर प्रागैतिहासिक मानव यानी जिस समय का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, उस समय को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, तब का बना हुआ चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। आप चित्र में इस नमूने को देखेंगे और साथ ही साथ कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, बेंधनी, खुरचनी, बेधक और तक्षनी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए हैं। इनके भी आप चित्र देखें। इन हथियारों की मदद से लोग शिकार करते थे जंगली जानवरों का और उनके चमड़े उतारते थे तथा उनके मांस को काटकर पकाते खाते होंगे। झारखंड में आप जैसा कि जानते हैं कुल 32 प्रकार की जनजातियां हैं। उनमें से असुर नाम की जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। तो उस समय में छोटा नागपुर में जब असुर जनजाति का शासन था, तब की प्राचीन यहाँ पर पकी हुई ईंटें भी पाई गई हैं, जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच है। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यताएं एक ही कोटि की थी। रांची गजेटियर 1917 के ईस्वी में असुरकालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है, यह पता चला है कि मुंडा, उरांव आदि जातियों के आगमन के पूर्व ही इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी और संभवतः वही असुर सभ्यता रही होगी। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे, राजमार्ग थे, जिन पर से होकर सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। अच्छा बच्चों, आपको क्या पता है कि हमारे वर्तमान झारखंड से अभी भी प्राचीन काल की एक सड़क गुजरती है, जिसका नाम ईसा पूर्व में उत्तरापथ था, जिसे उस समय के सम्राट अशोक ने बनवाया था और अभी हम सब उसे जानते हैं जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। अब एक नए विषय वस्तु पर आते हैं, इतिहास और तिथियां। आपने इतिहास में तिथि से पहले ईसा पूर्व यानी बीसी या ईसा या एडी लिखा देखा होगा। वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, ये ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर जिसे कहते हैं, ये ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को, जैसे कि अभी हम लोग 2021 में चल रहे हैं, तो ईसा का जन्म
2000 ईसा पूर्व माना जाता है और उनके जन्म के बाद से ही ईस्वी की गिनती शुरू हुई, 1-2 करके अभी हम लोग 2021 तक आ गए। तो ईसा के जन्म के समय के पूर्व के समय को BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं घटी उसको हम ईसा पूर्व में लिखते हैं और आप उसको 2021 में उतने वर्षों को जोड़कर वो तिथि निकाल सकते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो आप उसको 2021 जोड़ दें तो 563 और 2021 तो आपके हो जाते हैं 2584 वर्ष। इस समय में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ होकर सन ईस्वी सन कहलाता है और इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वर्तमान में AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग है कॉमन एरा यानी वर्तमान में जो समय चल रहा है, और BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा यानी वर्तमान समय के पहले। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले यानी अभी जो हो रहा है उसके पहले, जिसको हम लोग शॉर्ट में BP भी कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार अब हमारा प्रथम अध्याय कब, कहाँ और कैसे समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबों को मैं इस पाठ को समझाने में सफल रही हूँ और आप एक बार पुनः अपने इस पाठ को अध्ययन करें और फिर इस वीडियो को आप देखें, तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से अवश्य समझ जाएंगे और ये जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो आइए अभ्यास में हम प्रश्न 1 पर आते हैं, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में 5 प्रश्न दिए हैं। रिक्त स्थान में आपको भरना है कि बीते दिनों के मानवों की कहानी को क्या कहते हैं। तो बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। ख प्रश्न है कि भारत देश का एक अन्य नाम क्या है। आप सबको पता है कि हम लोग भारत को और क्या कहते हैं, तो भारत देश का एक अन्य प्रचलित नाम इंडिया भी है। तीसरे प्रश्न में है कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है और 4 वेद हैं। अगले प्रश्न में प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। और उसके अगले प्रश्न में है कि किस जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। तो इसी वीडियो में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो यहाँ की जनजातियों में असुर जनजाति है, उसे छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। अब इसके बाद छोटे छोटे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखें कि इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने वर्तमान को जानने के लिए इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है प्राग ऐतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है। तो प्रागैतिहासिक काल वह समय है जिस समय का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इतिहास हम उस समय को कहते हैं जिसके हमें लिखित प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध है। तीसरा प्रश्न है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो प्राचीन काल में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, किताबें नहीं लिखी गई थी, तो लोगों ने लिखने की कला को हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भोजपत्र के पत्तों पर लिखा और उसे लिखकर सुखाकर और उसको किताब के रूप में बना के रख लिया। उसे ही कहते हैं पांडुलिपि। फिर चौथा प्रश्न आता है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो वैसे स्रोत जिनसे हम इतिहास के बारे में जान सके वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत,
और उसके बाद उनसे हम प्राचीन स्मारक, इमारतें, कब्र, सिक्के इत्यादि से हम या साहित्य से प्राचीन काल के बारे में जान पाते हैं। फिर अंत में एक प्रश्न है कि हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया। तो हमारे देश को भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद प्रदेश इत्यादि नामों से पुकारा गया था। आइए अब आगे देखते हैं कि आपके पाठ से आपके जानने योग्य कुछ शब्द हैं। जैसे अतीत। अतीत उसे अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट, यानी बीता हुआ समय। यात्रा, इसमें बार बार यात्रा और यात्रियों के बारे में कहा गया है। यात्रा का अर्थ है ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पुरातत्व विज्ञान, इसे कहते हैं अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी। जिस क्षेत्र में हम प्राचीन काल के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी, जब कुछ हमें लिखित प्रमाण मिलता है तो उसे कहते हैं अभिलेख। इतिहासकार, इसे हम कहते हैं हिस्टोरियन, इतिहास के जानने वाले को इतिहासकार कहते हैं। एक और शब्द है पांडुलिपि। पांडुलिपि को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी पत्ते पर लिखी गई किताब। स्रोत, यानी किस चीज से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो स्रोत या सोर्स। पाषाण काल, पाषाण काल इसे कहते हैं हम स्टोन एज, यानी वह समय जब पत्थरों के औजार बने होते थे। आइए अब आगे चर्चा करते हैं कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से ही प्राप्त होती है। और प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। तो अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, धातु के औजार, प्रतिमाएं और अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। इन स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर और मूर्तियां भी आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण साधन हैं। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न है कि आपके अनुसार फूल मनी के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो पाठ के शुरू में देखते हैं कि फूल मनी ने जिज्ञासा जाहिर की है और अपने घर के पास से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखकर अचानक उसके मन में सवाल उभरा था कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते होंगे। और वह सोचने लगी थी कि इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें जब भी कोई प्रमाण मिलता है, वो लिखित हो या किसी अन्य साक्ष्य के रूप में, तो उससे हम प्राचीन काल की बातों को जान पाते हैं। तो जब रेलगाड़ी नहीं थी तब भी कैसे सवारी करते थे, अब हम जान पाए हैं। अब आगे एक आइए करके देखें जैसी एक्टिविटी है, आपके लिए गतिविधि है। इसमें आपको अपने आसपास के किसी प्राचीन भवन या स्मारक के विषय में पता लगाकर उसके बारे में लिखना है। तो आप ऐसा करते हैं कि कभी कभी घूमने के लिए बाहर भी कहीं जाते हैं, तो वहाँ हम किसी पुराने भवन को देखकर जान सकते हैं। और नहीं तो आपके अपने झरिया शहर में एक राजा का महल है पुराना, आप वहाँ जाएं, महल में घूमें, महल के राजाओं के बारे में जानें और उसके बारे में कुछ विशेष नोट्स बना लें। और इस प्रकार आप प्राचीन काल के भवन को देखकर उसके बारे में जान सकते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस पाठ के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। आप सब और ऐसे ही घर पर सुरक्षित तरीके से पढ़ते रहें और फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।